बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक नाइट मेल बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन। ये पोम जो है ये फर्स्ट ईयर के सेकंड आई थिंक नहीं इट्स श्योर सेकंड पोम है। नाइट मेल बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक नाइट मेल बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन। सेकेंड ईयर की सॉरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक नाइट मेल बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन, फर्स्ट ईयर की सेकंड पोम है ये। आइए इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। इसका सिंटैक्स, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, थीमेटिक कंसर्न, सिंबल्स, कुछ भी जो भी है उसको आइए देखते हैं। और जहन में रखिएगा, जब आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन किसी चीज़ की करते हैं, अगर वो समझ के करें, यकीन करें, ये कमाल का काम है। इट्स अ काइंड ऑफ रोमांटिक एक्टिविटी कि आप किसी पोएम को अच्छे तरीके से झंझोड़ दें और उसको तार तार कर दें। आइए देखते हैं कि डब्ल्यू एच ऑर्डन ने क्या सिखाया है, ये क्या बताया हमें। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट मेल के टाइटल की। ये असल में स्पोकन वर्ड पोम हम इसे कह सकते हैं, स्पोकन वर्ड पोम। ये कौन सी पोम होती है? ये फिल्म बेस्ड पोम होती है, फिल्म बेस्ड। फिल्म बेस्ड पोम क्या मतलब इसका कि 1932 के अंदर एक मूवी थी नाइट मेल के नाम से ही, इसी सेम नेम से, सेम टाइटल से। और जब वो मूवी ख़त्म होनी थी तो उसके लास्ट पर ये पोइम जो है वो पढ़ी गई थी, बाकायदा रीड की गई। अच्छा, और मज़े की बात है कि ये जो पोम है ये 12 स्टैंजाज के ऊपर है, 12 स्टैंजाज के ऊपर। जो फर्स्ट ईयर में स्टैंजा है वो फर्स्ट स्टैंजा सिर्फ मॉडर्न जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की जा रही हो, तो इस तरह ये हमारे पास मॉडर्न पोम है। और सबसे पहले हम इसकी सेटिंग पे बात करेंगे। तो आपको पता है कि सेटिंग जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक टाइम और दूसरा प्लेस। ये हर पोम की सेटिंग का आप फाइंड करें। हमने पहले लेयर का भी किया, फिर द रेन का भी किया, अब हम नाइट मेल का कर रहे हैं। कि टाइम असल में ये 1932 का है और प्लेस थी LMS। यानी ये ट्रेन जो है ये लंदन से मिडलैंड और फिर स्कॉटलैंड की तरफ जा रही थी, और स्कॉटलैंड में हाईलैंड और लॉलैंड की तरफ। तो अगर वैसे देखा जाए तो डे टाइम था और पहाड़ी सिलसिला था जहाँ से ये गुजर रही है, और कुछ फार्म हाउसेस थे, खेत खलिहान थे, चरागाहें थी, उनमें से भी गुजर रही थी ये। तो ये प्लेस की बात है। जो पोम शुरू हुई है वो असल में दिस से शुरू हुई है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो ये बेसिकली डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके इंट्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली ये इंट्रोड्यूस करने का अंदाज है। इंट्रोड्यूस किया उसने किसको? ट्रेन को। जिस तरह दिस का वर्ड या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाकर आप ये बताते हैं कि दिस इज द मार्कर, सो इट मीन्स दैट यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पर्सन whom you are talking to। अब देखिए कि यहाँ पर इज, ई और ई, ये वोवल साउंड है, रेपिटेशन हुई है। आपको पता है कि वोवल साउंड की रेपिटेशन क्या कहलाती है? एजोनेंस। तो इसने पोएट ने एजोनेंस का इस्तेमाल किया। अच्छा, मज़े की बात है कि जिस तरह एक ट्रेन की जो आवाज़ होती है वो बड़ी मैस्मराइजिंग होती है ना, मतलब लाइक चिक 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 चिक। तो इट्स अ काइंड ऑफ म्यूजिक। तो कुछ इसी तरह इसने पोम के अंदर राइम और रिदम की बात भी की है। अब देखिए कि द नाइट मेल, ये टाइटल आ गया हमारे पास। उनका ये मालबरदार, ये गाड़ी थी जी, रेलगाड़ी थी मालबरदार, क्रॉसिंग द बॉर्डर, क्रॉसिंग द बॉर्डर। तो ये गौर कीजिए, तो इसकी मूवमेंट के ऊपर बात कर रहा है कि वो जो है वो रुकी हुई नहीं थी बल्कि मूवमेंट में थी। तो ये काइनेस्थेटिक इमेजरी है, यहाँ पर मूविंग इमेजरी यूज़ की है उसने, क्रॉसिंग द बॉर्डर। अब बॉर्डर का वर्ड जो है ना बड़ी डेप्थ रखता है। इसने इसे कैपिटलाइज भी किया, कैप्स में भी किया, और ये वैसे भी बड़ी डेप्थ रखता है। बॉर्डर असल में शायद लिमिटेशन की बात कर रहा है, वो बाउंड्री की बात कर रहा है शायद वो, या आप ये कह लें कि किसी कैद की बात कर रहा है। जो ट्रेन एज ए करेक्टर के तौर पर उसने ये बताया है, तो वो इस तमाम लिमिटेशन को वो तोड़ रही है। वो तमाम ये बाउंड्री, इस कैद को आज़ाद होके जा रही है। उसके नज़दीक कैद में रहना जो है वो शायद ठीक नहीं था, तो इसी वजह से उसने वो बॉर्डर, और वैसे भी ये पता चल रहा है मेरे टाइटल से कि LMS, तो ये बॉर्डर क्रॉस कर रही है। अब ज़रा गौर करेंगे तो आप पता चलेगा कि ये देखिए क्रॉ ऑ और इधर बॉ ऑ, तो ये फिर एजोनेंस का उसने यूज़ किया है, एजोनेंस उसने यूज़ किया है, यानी रेपिटेशन ऑफ वोवल जो साउंड है। एंड ये ब्रिंगिंग, नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंगिंग। तो इसमें जो साउंड है वो बड़ा ही मज़े का साउंड है, यानी रेपिटेशन इसकी देखिए, इंग इंग। तो ये वैसे भी एजोनेंस हो जाएगी, बिकॉज अगर मैं आई को यानी वोवल को कहूँ कि वोवल की रेपिटेशन है, तो ये क्या हो गया आपके पास? एजोनेंस होगी। और अगर मैं ग साउंड को रेपिटेशन में लूँ और कहूँ कि विद इन वर्ड, ये देखिए उसने विद इन वर्ड जो है वो क्या यूज़ किया है? कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस।
का इस्तेमाल किया है। अब आगे गौर करेंगे तो आपके पास चेक एंड पोस्टल ऑर्डर है। तो ये चेक और पोस्टल ऑर्डर ये क्या है? ये असल में बैंक इंस्ट्रूमेंट है। बैंक इंस्ट्रूमेंट या आप क्या लेंगे, फाइनेंशियल एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, जिनमें पैसों का होना या पैसों का ट्रांसफ़र करना, चेक हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर अ काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर का बंदा किसी दूसरे शख्स के ऊपर एतबार नहीं करता, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रेन जो है वो इतना कुछ, इतने पार्सल्स, गिफ्ट्स और फिर पैसे और पोस्टल ऑर्डर्स, चेक्स, ये सब कुछ लेके जा रही है, और इंसान मशीनरी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू हो गया, और मशीनरी के ऊपर ट्रस्ट करके उसने इंसान का जो ट्रस्ट लेवल है उसको बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब देखें कि चेक एंड पोस्टल ऑर्डर, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि ये लैंग्वेज में, ये देखिए फिर रेपिटेशन हुई है किसकी, ऑ साउंड की, तो यहाँ पर भी उसने क्या यूज़ किया है, एजोनेंस का इस्तेमाल किया। अब देखें ज़रा कि बॉर्डर और ऑर्डर, हमें पता है कि जब हम राइम स्कीम की बात करते हैं तो जो पहली लाइन का लास्ट वर्ड होता है उसको हम फर्ज कर लेते हैं कि वो अ यानी ए है, उसके साउंड को हमने फर्ज कर लिया ए। अगर दूसरा साउंड भी वैसा ही हो तो वो ए होगा, अगर नहीं होगा ना तो वो बी होगा। तो बताइए मुझे कि बॉर्डर और ऑर्डर सेम है ना, तो ये देखिए ये भी ए हो गया। तो ये कपलेट्स यूज़ हो गए, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये कपलेट्स हैं या फिर लव कपलेट्स हैं, लव कपलेट्स या कपलेट्स, ओके। तो गौर करें बॉर्डर और ऑर्डर। अब मैं इन दो लाइंस का मीटर की बात करता हूँ कि मीटर का क्या उसने किया है। अब मेरे साथ आप गिनिए ज़रा सिलेबल जो इसके अंदर, यानी इसके अंदर कितने सिलेबल्स का इस्तेमाल किया गया है, और कितने फुट है। एक सिलेबल जो होता है वो 1 फुट के बराबर होता है, और 2 फुट मिलके पोइट्री का एक मीटर बनाते हैं, यानी इंग्लिश पोइट्री का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 जो फीट है वो इक्वल है 1 मीटर के, और 1 जो सिलेबल है इक्वल है 1 फुट के, ओके। अब देखिए जरा कि दिस 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 इज द 3 नाइट फॉर मेल, 5 क्रॉस, 6 इंक, 7 द, 8 बॉर, 9 डर, 10। गौर कीजिए ये 10 सेलेबल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 सेलेबल हों तो वो 10 फीट हो गए, और इक्वल किसके हो कितने मीटर के हो गया, 5 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मीटर जो है वो पेंटामीटर है, पेंटामीटर, ओके। अब गौर करना है आपको कि नेक्स्ट लाइन में देखिए कि लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। थर्ड लाइन जो है लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द रिच, द रिच और द पुअर। ये रिच की जमा जो है वो रिच ही है, लेकिन जब दा का वर्ड लगता है पुअर से पहले और रिच से पहले दा का वर्ड लगता है तो ये पूरी क्लास, जो सोशल क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गौर कीजिए ये एलीट क्लास है, वो लोअर क्लास है, तो दोनों के लिए वो लेटर्स, और लेटर्स किस चीज़ का सिंबल है, हैप्पीनेस का। इसका मतलब है कि खुशियाँ लेके आ रही है वो कौन, ट्रेन। हैप्पीनेस किसके लिए, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी। यहाँ पर देखिए कि लाइन के अंदर एक ब्रेक, कोमा से ब्रेक किया उसने, तो ये सयूरा लगाया उसने, यहाँ पर सयूरा का इस्तेमाल किया है। और अब देखिए कि लेटर्स फॉर द, ये जो चीज़ है यहाँ पर लेटर्स फॉर द, लेटर्स फॉर द, यहाँ पर ये चीज़ एनाफोरिक फ्रेज है। अब देखिए रिपीट हुआ सेम, लेटर्स फॉर द, लेटर्स फॉर द। पुअर और रिच को निकाल दिए, 3 जो वर्ड्स हैं, 3 लफ्ज़ जो हैं वो रिपीट हुए हैं, तो ये रेपिटेशन जो होती है वो एनाफोरा कहलाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, एनाफोरिक फ्रेज है, ये एनाफोरिक फ्रेज। अब लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, तो इसके भी अगर हम उसके सेलेबल को देखें, यानी इसके मीटर को देखें, तो गौर कीजिए ये लाइन बहुत ही कमाल की है। वैसे भी अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी। ये लाइन हमें वैसे मैसेज क्या दे रही है, ये बैलेंस का मैसेज दे रही है, ये जस्टिस का मैसेज दे रही है, जस्टिस, ये ब्रदरहुड का मैसेज दे रही है। ये लाइन बहुत कुछ बता रही है। और मज़े की बात है सिर्फ ये इन अल्फाज से नहीं, ये अल्फाज से नहीं, बल्कि उसकी डिवीजन से भी। सयूरा जहाँ पे लगाया उसने, ज़रा गौर कीजिएगा, लेटर्स, लेटर्स 1 और 1, ये 2 सेलेबल हो गए, ये 3, ये 4, व्हाट इज दैट, 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 सेलेबल इधर हैं, 5 उधर हैं, और दरमियान में क्या है, सयूरा है। और वैसे भी लाइन किसकी बात कर रही है, बैलेंस की, तो उसने सेलेबल को भी बैलेंस किया है। तो क्या कमाल का उसकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। अब गौर कीजिए, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर।
वैसे भी वर्ड्स के एतबार से भी, सिलेबल के एतबार से वो बैलेंस है, यानी 5 फीट इधर है, 5 फीट इधर है और दरम्यान में कॉमा है। जो लैंग्वेज के एतबार से है वो भी बैलेंस की बात है, और जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, जो बैलेंस है, पोइट्री का वजन है, वो भी देखिए कितना कमाल का है। अब देखिए गौर करेंगे तो एक और चीज़ का पता चलेगा कि यहाँ पर एनाफोरा और एनाफोरा के अलावा जो है वो आपके पास एजोनेंस भी मौजूद है और एलिट्रेशन भी है। लेकिन नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में, द शॉप एट द कॉर्नर, द शॉप, ये देखिए उसने आर्टिकल यूज़ किया, डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पर ये कौन सी शॉप है? डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया उसने, द का। इसका मतलब ये हुआ ये शॉप कोई स्पेशल शॉप है जिसके बारे में पोएट को पता है। अच्छा, कॉर्नर, और फिर सेजुरा का इस्तेमाल किया गया, ब्रेक लगाया गया, तोड़ी गई उसको लाइन को, द गर्ल नेक्स्ट डोर। अब गौर करेंगे पुअर और डोर, ये ऐसा लग रहा है जिस तरह राइम नहीं है, लेकिन इसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली राइम। अप्रॉक्सीमेटली राइम मतलब कि पुअर और डोर ये मिलते, बहुत क्लोज है, एग्जैक्ट राइम नहीं है लेकिन क्लोज है ये, द गर्ल। अब गौर करेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये 2 लाइनों में, लाइन 3 और लाइन 4 के अंदर, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, हैप्पीनेस किसके लिए? गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी, वो बराबर का सलूक कर रही है, जस्टिस कर रही है। और फिर शॉप के लिए भी, जो कॉर्नर पे है, किस कॉर्नर पे है वी डोंट नो, बट वी कैन कंजेक्चर, वी कैन जस्ट गैस, द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो नेक्स्ट ब्लॉक में, जो अगले घर में लड़की रहती है उसके लिए भी। तो गोया वो ओवरऑल तमाम ह्यूमैनिटी को क्या कर रही है? सर्व कर रही है। तो यहाँ पर ये मतलब हो गया कि ये पूरे की पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही है। उसके नज़दीक कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को क्या कर रही है? सर्व कर रही है। अच्छा, एक और बात, मज़े की बात है कि यहाँ पर उसने अमीरों की और गरीबों की बात करके जो सोशल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, क्लास कन्फ्लिक्ट का, क्लास कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो उसकी मार्क्स की है, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्लास रिजेक्शन ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, रिजेक्शन कर दी। देखिए अगर वो अमीरों की सिर्फ बात करता तो इसका मतलब है कि बाइस्ड है, और गरीबों के लिए वो प्रेजुडिस है, लेकिन उसने दोनों की बात की। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो आपने सोशल क्लास को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, इस फिनोमिना को कि अमीर और गरीब का होना ज़रूरी है या फिर ये होते नहीं, सब इक्वल हैं, ऑल आर इक्वल। तो इसमें गौर कीजिए कि वज़न भी इक्वल है, मीनिंग भी इक्वल के हैं, और उसमें हैवी बैलेंस है, और पोइम ये लाइन जो मैसेज भी वो भी बैलेंस का दे रही है। अब देखिए, अब गौर कीजिए कि ऑ ये क्या है? एजोनेंस, रेपिटेशन ऑफ वोवल। ओके, तो और क्या चीज़? हाँ, या दिस इज सयूरा, और वो मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेटली राइम। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी इवन के लेटर सिलेक्शन के ऊपर भी। देखिए, प अ अ, तो ये अ काइंड ऑफ प्लेंड्रोम, नो नो, मिलता जुलता, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लेंड्रोम है, मिलता जुलता। तो पुलिंग, पुल किस चीज़ को किया जाता है? जो वेटी हो, यानी ये आप वेट की बात कर सकते हैं यहाँ पर, पुल करना, या फिर हाँ, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को पुल करना, और ड्यूटीज़ को भी। तो इसमें ये तमाम चीज़ें इस तरह की आ सकती हैं। पुलिंग अप, पुलिंग अप क्या बता रहा है? करेज बता रहा है कि मतलब उसकी एंडुलेंट नहीं है, जो उसकी जो मूवमेंट है वो, उसमें वो ग्रेस है, ठीक है, वो ग्रेस है उसमें मूवमेंट में। तो पुलिंग अप, बीटक, बीटक देखिए कि ये जगह का नाम है, बी कैप्स में है, कैपिटल लेटर में है, और ये प्रॉपर नाउन है। जब किसी फॉर्म के अंदर किसी जगह का जिक्र होता है तो वो क्या होता है? वो जियोग्राफिकल इल्यूजन होता है, जियोग्राफिकल इल्यूजन का इस्तेमाल किया है इसने यहाँ पर। तो आपको पता ही है कि ये स्कॉटलैंड की तरफ ये जगह है, बेटक, और फिर दोबारा इसने देखिए सयूरा का इस्तेमाल किया। ओके, आ स्टडी क्लाइम, यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत कमाल है। क्लाइम, क्लाइम डेफिनेटली हाइट होती है, और हाइट को हम अथॉरिटी कह सकते हैं, जी बिल्कुल, अथॉरिटी, या फिर डोमिनेंसी कह सकते हैं, या रूल कह सकते हैं, जी सब कुछ ये है। तो इतना जिम्मेदारियों के साथ पुल करना किसी चीज़ को, और अपनी चाल के अंदर ग्रेस रखना, और फिर क्लाइम यानी रूल भी करना, डोमिनेंट भी रहना, तो गुरूर तो आ जाता है। वो कहता है ना कि हुस्न जब आता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो किसी शख्स के पास अगर थोड़ी सी अथॉरिटी आ जाए,
या कोई डोमिनेंसी आ जाए तो अपनी औकात से बाहर हो जाता है। तो इंसान को शायद ये चीज़ जो ट्रेन है ये औकात याद दिला रही कि तू भाई है क्या चीज़, तू पैदा किस चीज़ से किया गया है, तू आपे से बाहर हो जाता है। यहाँ पर ये बात अथॉरिटी तो मिल गई, लेकिन उससे पिछला लफ्ज़ मज़े का है। ये देखिए, क्लाइम से पहले है स्टडी, स्टडी आहिस्ता स्लो। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि आजदी हम्बलनेस, हम्बलनेस। तो ट्रेन में अथॉरिटी हाइट है, लेकिन उसमें हम्बलनेस भी है। वो शोखी नहीं बिगाड़ती, वो शेखी नहीं मारती कि मेरे पास ये, मेरे पास वो, और दूसरों को बताती नहीं है कि मेरे पास क्या अथॉरिटी है, जिस तरह के इंसान करता है। तो इंसान को मशीनों से आई थिंक डिग्रेड किया यहाँ पर, अगर बहुत माइन्यूट और डीप एनालिसिस देखें तो। आगे आइए ज़रा देखते हैं लास्ट लाइन इस लेक्चर की कह रहा हूँ मैं, अभी तो और लाइंस पढ़ी हुई हैं। ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स असल में अप्स एंड डाउन्स हैं, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन होते हैं नशीबो फराज, अरूज व जवाल, खुशियाँ और गमियाँ, गमियाँ सॉरी गमियाँ नहीं, गम, हैप्पीनेस एंड सफरिंग। तो भाई लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। तो वैसे भी ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी के पूरे ड्रामा के अंदर खुशियाँ जो हैं वो एक एपिसोड है, बाकी सारे ट्रायल्स, गम और ट्रबुलेशन, सफरिंग, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, हैप्पीनेस मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे। ओके, यहाँ पर देखिए NTS, NTS, NST, मतलब मैं लेटर्स के ऊपर आपको गौर हो गया। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया उसने, एपोस्ट्रोफी लगा के, तो कॉन्ट्रैक्ट किया है सिर्फ बैलेंस के लिए। ये इस वर्ड, दो वर्ड्स को मिला के एक बनाया है। यहाँ पर उसने आगे नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया है ह का, और एक लफ्ज़ जंप करें तो आगे शी लगा हुआ है। इसका मतलब है ट्रेन को वो शी कह रहा है, फेमिनाइज कर रहा है उसको, फेमिनाइज कर रहा है। वैसे इट लगा सकता था ये, लेकिन उसने फेमिनाइज मेरे ख्याल में इसलिए किया है कि उस दौर में कोई फेमिनन या वो फेमिनिज्म की कोई मूवमेंट चल रही होगी औरतों के हकूक़ के लिए। तो मैं भी साथ हूँ जी, औरतों को मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए। एक कमबख्त शाना बशाना का आज तक पता नहीं चला ये क्या है क्या भला। ओके, बट जो है, बट बेसिकली दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में जो, अगर पीछे नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव होगी, अगर पीछे पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव होगी। बट येट और स्टिल, मिसाल के तौर पे वो बहुत ईमानदार है, लेकिन अब देखें कि ईमानदारी एक पॉजिटिव चीज़ है, तो मैंने जब लेकिन का वर्ड यूज़ किया तो डेफिनेटली मैं आगे को गलत ही बोलूँगा उसके बाद। तो ये बट का वर्ड इसलिए, पीछे ग्रेडियंट जो है ये नेगेटिविटी है, ये इट इज़ नॉट अ थिंग टू बी हैप्पी। ये चीज़ असल में मतलब बंदा इससे रिपल्सिव होता है, इसे भागता है, छुटकारा लेता है, बुरी चीज़ है ये। और आगे देखिए ऑन टाइम, शी इज़ ऑन टाइम। इतनी ज़्यादा नशीबो फ्राज के साथ ये ट्रेन वेट को पुल कर रही है, जिम्मेदारियों को लेके आ रही है, लेकिन फिर भी वो टाइम पर है, ऑन टाइम। अब ऑन टाइम का फ्रेज जो है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक होता है इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम और एक होता है एट टाइम। अब इसको समझ लीजिए, मैं आपसे कहता हूँ यू शुड कम इन टाइम, सो यू विल वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम ऑन टाइम। ओके, एक और मिसाल, एक प्रेसिडेंट है, उसने स्पीच करना और हम ऑडियंस हैं, तो हम कब जाएंगे? इन टाइम जाएंगे। और जो स्पीकर है, प्रेसिडेंट है, वो कब आएगा? ऑन टाइम आएगा। और मौत कब आती है? वो देखें एट टाइम, एक सेकंड भी इधर एक सेकंड उधर बिल्कुल नहीं। ओके, तो नेक्स्ट लाइन के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।